Assalamu alaikum students. Hope you will be fine. I am Muhammad Nazir and you are watching lectures of physics. Dear students, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कंसेप्चुअल क्वेश्चन क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स के। कंसेप्चुअल क्वेश्चन के लिए शॉर्ट आंसर्ड क्वेश्चन के लिए मैंने आपको बताया था कि आपके लिए ज़रूरी है कि आपको चैप्टर के सारे डिफिनीशन याद हो, फिजिकल क्वांटिटीज़ के डिफिनीशन, उसके कंसेप्ट और उसके मैथमेटिकल फॉर्म्स आपको याद हो। उसी पर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन। इज इट पॉसिबल दैट डिस्प्लेसमेंट इज जीरो बट नॉट द डिस्टेंस? अंडर व्हाट कंडीशन डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस? ये क्वेश्चन है कि आया ये पॉसिबल है कि डिस्प्लेसमेंट जीरो के बराबर हो और डिस्टेंस जीरो के बराबर ना हो, एक ही ऑब्जेक्ट के लिए एक ही किस्म के मोशन में। और दूसरा जुज इसका यह है कि किस हालत में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होते हैं। मैंने आपको बताया इसके लिए ज़रूरी है कि आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट क्लियर हो। इस पर हमने जो टॉपिक की है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, वो आप देख सकते हैं कि डिस्टेंस किसे कहते हैं और डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं। शॉर्टकट में आपको बता दूं कि डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी एंड डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। डिस्टेंस मे बी कर्व्ड लाइन, स्ट्रेट लाइन, zigzag path, but displacement is always in a straight line. तो पहला पार्ट इस क्वेश्चन का ये है, इज इट पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट इज जीरो बट नॉट द डिस्टेंस? अगर एक जिस्म हरकत में हो तो आया उस जिस्म के लिए ये पॉसिबल है कि उसका डिस्टेंस तो जीरो के बराबर ना हो लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो के बराबर हो? आंसर, yes it is possible. Displacement is zero but not the distance. In which case, it is in the case when a body is moving along a closed path and the starting and stopping point become the same. अगर एक ऑब्जेक्ट क्लोज्ड पाथ में मोशन कर रहा हो। नाउ व्हाट इज क्लोज्ड पाथ? अब देखें, फर्ज करें यहां से एक ऑब्जेक्ट ने मोशन स्टार्ट किया, ए पॉइंट ए है, ये आ गया पॉइंट बी पर, फिर पॉइंट सी पर, फिर पॉइंट डी पर और फिर पॉइंट ए पर। तो ये क्लोज पाथ बराबर हो गया, इसको हम क्लोज पाथ कहते हैं। तो इस क्लोज पाथ में अगर हम देखें डिस्टेंस जीरो के बराबर नहीं, ये डिस्टेंस कवर किया गया है, फिर ये डिस्टेंस, ये और ये डिस्टेंस। फर्ज करें हम लेते हैं ये 6 मीटर के और ये 3 मीटर के बराबर, तो 6 मीटर प्लस 3 मीटर 9 मीटर, अगेन 6 मीटर 15 मीटर एंड अगेन 3 मीटर 18 मीटर। इस कुल फासला तय किया, कुल डिस्टेंस 18 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की डिफिनीशन हमने की है, इट इज द शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट, द स्टार्टिंग एंड द स्टॉपिंग पॉइंट। अब यहां पर अगर हम देखें तो इसका स्टार्टिंग और स्टॉपिंग पॉइंट सेम है, तो इस स्टार्टिंग और स्टॉपिंग पॉइंट के दरमियान कोई फासला है नहीं, तो इसका डिस्प्लेसमेंट यहां पर जीरो के बराबर है। इसी तरह अगर हम इस सर्कुलर पाथ पे देखें तो सर्कुलर पाथ पे भी अगर यहां से जिसम ने स्टार्ट लिया तो ये इसने डिस्टेंस कवर किया, विच इज इक्वल टू द सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल, जितना भी हो 2 पाई आर के बराबर है। और डिस्प्लेसमेंट चूंकि इसका स्टार्टिंग और स्टॉपिंग पॉइंट सेम है, तो स्टार्टिंग और स्टॉपिंग पॉइंट के दरमियान कम से कम फासला जीरो के बराबर है। इवन अगर हम स्ट्रेट लाइन पे भी ले ले, यहां से ऑब्जेक्ट ने स्टार्ट किया, बी पॉइंट पर आ गया और बी से दोबारा स्टार्ट करके ए पॉइंट पर आ गया, तो ये भी एक क्लोज्ड पाथ है। इस पर भी डिस्टेंस इस लाइन के डबल लेंथ के बराबर है और डिस्प्लेसमेंट जीरो के बराबर है, क्योंकि स्टार्टिंग और स्टॉपिंग पॉइंट वो सेम है। तो इसका आंसर सीधा साधा आसान, अगर एक जिस्म क्लोज पाथ पे हरकत कर रहा हो तो उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो के बराबर है, अगरचे उसका डिस्टेंस जीरो के बराबर नहीं। दूसरा पार्ट, अंडर व्हाट कंडीशन डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस? किस हालत में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के बराबर होते हैं? मैंने आपको बताया था, फर्ज करें हम पहले दूसरे सिचुएशन ले ले। अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन के दौरान इस तरह हरकत करता है, इस पॉइंट पर आ गया, इस पॉइंट पर दोबारा इस पॉइंट पर, तो ये इसका डिस्टेंस है, हम इसको नापेंगे, मेजर करेंगे, ये इसका डिस्टेंस है। लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट इस स्ट्रेट लाइन के बराबर है। हम देखेंगे कि इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये मैग्नीट्यूड में बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं। इसी तरह अगर एक ऑब्जेक्ट इस तरह हरकत कर रहा है तो ये इसका डिस्टेंस है लेकिन ये इसका डिस्प्लेसमेंट है। वंस अगेन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर नॉट इक्वल। लेकिन एक सूरत में अगर एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पे हरकत कर रहा हो, स्ट्रेट लाइन पे,
तो फिर इसका डिस्टेंस भी यही है और इसका डिस्प्लेसमेंट भी यही है, इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है। सो द डिस्टेंस ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू इट्स डिस्टेंस कवर्ड व्हेन द बॉडी इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। अगर एक जिस्म, ये आप अपने जहन में याद रखें कि अगर एक जिस्म स्ट्रेट लाइन पे मोशन कर रहा हो तो इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के बराबर होते हैं। ये मैंने आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वाले टॉपिक में भी बताया था कि स्ट्रेट लाइन मोशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होते हैं। इसके अलावा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क होता है, उनके मैग्नीट्यूड में फर्क होता है। क्वेश्चन नंबर 2, डज अ स्पीडोमीटर मेजर अ कार स्पीड और वेलोसिटी। आया एक स्पीडोमीटर एक गाड़ी के स्पीड मेजर करता है या उसकी वेलोसिटी को मेजर करता है? उसके लिए आपको स्पीड और वेलोसिटी की डिफिनीशन जरूर याद करने होंगे, स्पीड और वेलोसिटी का कंसेप्ट याद करना होगा। यहां पर हम देखते हैं इसका आंसर, अ स्पीडोमीटर मेजर अ कार स्पीड ओनली, इट डजंट मेजर द वेलोसिटी ऑफ द कार। ये एक गाड़ी का सिर्फ स्पीड मेजर करता है, उसकी वेलोसिटी नहीं। क्यों? इसका वजह यह है कि ये स्पीड एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, उसको सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है रिप्रेजेंटेशन के लिए, मैंने आपको बताया था उस टॉपिक में। और वेलोसिटी चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत होती है। अब अगर हम स्पीडोमीटर को देखें गाड़ी के, तो वो तो सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड देता है, वो हमें स्पीड की डायरेक्शन नहीं देता कि स्पीड किस डायरेक्शन में है, इधर नॉर्थवर्ड और साउथवर्ड, ये हमें नहीं बताता। वो हमें सिर्फ दिखाता है कि स्पीड की मैग्नीट्यूड क्या है। तो मैग्नीट्यूड ये सिर्फ स्पीड की होती है, वेलोसिटी को तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत होती है। और चूंकि स्पीडोमीटर हमें डायरेक्शन के बारे में कुछ भी नहीं दिखाता, इसी वजह से हम कहते हैं कि ये स्पीडोमीटर हमें गाड़ी का सिर्फ स्पीड दिखाता है, उसकी वेलोसिटी के बारे में कुछ नहीं दिखाता। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इज इट पॉसिबल फॉर एन ऑब्जेक्ट टू बी एक्सेलरेटिंग एंड एट रेस्ट एट द सेम टाइम? गिव एग्जांपल। आया एक ऑब्जेक्ट के लिए ये पॉसिबल है कि वो रेस्ट में भी हो और एक्सेलरेट भी हो रहा हो? एग्जांपल से साबित करें। तो एक्सेलरेशन की डिफिनीशन हमने की है कि एक्सेलरेशन तब पैदा होती है जब किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में तब्दीली आती है, ख्वाह वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है या वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन पैदा होगा। लेकिन आया ऐसा एक केस है कि उसमें एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी हो और तब भी वो एक्सेलरेट हो रहा हो? तो ये सिर्फ एक ही हालत है और वो अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन है किसी ऑब्जेक्ट की। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी, उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी। उस डिक्रीज इन वेलोसिटी की वजह से उसमें एक्सेलरेशन पैदा होगा और वो एक्सेलरेशन नियर द सरफेस ऑफ अर्थ कांस्टेंट है। मैंने आपको मोशन ड्यू टू ग्रेविटी में बताया था कि वो एक्सेलरेशन नियर द सरफेस ऑफ अर्थ कांस्टेंट है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर है। तो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी और उसमें एक्सेलरेशन पैदा होगा। उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी यहाँ तक कि वो जब अपने पीक पॉइंट पर पहुंचेगा, अपने हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा, तो वहां पर ये कुछ वक्त के लिए रुक जाएगा, उसकी वेलोसिटी खत्म हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, वो रेस्ट में जाएगा। तब भी यहाँ पर भी उसमें एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है और वो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो उसमें एक्सेलरेशन पैदा होगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब ख्वाह वो ऊपर की तरफ जाता है या वहां पर रेस्ट में खड़ा होता है या नीचे की तरफ आता है, हर हालत में उसमें एक्सेलरेशन है और वो एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बराबर है। So it is possible for an object to be accelerating and at rest at the same time. For example, when an object is thrown upward, its velocity decreases with time. At the highest point, its velocity becomes zero and it comes to rest for a while, कुछ वक्त के लिए. But still, it has acceleration called gravitational acceleration. तब भी उसमें acceleration है, अगरचे वो यहाँ पर साकिन है, रेस्ट में है, लेकिन तब भी उसमें एक्सेलरेशन है और वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बराबर है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर near the surface of earth. Now question number 4, can an object have zero acceleration and non-zero velocity at the same time? आया एक ऑब्जेक्ट में एट द सेम टाइम उसकी अगरचे उसकी वेलोसिटी जीरो न हो तब भी उसकी एक्सेलरेशन जीरो हो सकती है? आया ये पॉसिबल है? तो हाँ, yes, an object have zero acceleration and non-zero velocity at the same time. ये पॉसिबल है कि एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अगरचे जीरो ना हो लेकिन उसकी एक्सेलरेशन जीरो के बराबर हो।
इसके लिए मैंने आपको बताया था कि एक्सेलरेशन की डिफिनीशन, उसका कंसेप्ट आपको याद रखना ज़रूरी है। एक्सेलरेशन इज़ द चेंज इन वेलोसिटी, इट इज़ द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर किसी जिस्म की वेलोसिटी में तब्दीली आ रही है वक्त के साथ साथ, या उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है या उसकी वेलोसिटी घट रही है, कम हो रही है, तो उसमें एक्सेलरेशन पैदा होगा। अगर वेलोसिटी न कम हो रही है न ज़्यादा हो रही है बल्कि कांस्टेंट हो, तो फिर उसमें एक्सेलरेशन पैदा नहीं होगा। If, as we know that acceleration is the time rate of change of velocity of a body, now if the velocity of a body remain constant, then there will be no acceleration produced. अगर एक जिस्म की वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उसकी वेलोसिटी की तो वैल्यू है, लेकिन कांस्टेंट है, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन उसकी वैल्यू है, लेकिन वो कांस्टेंट है, तो उस दौरान उसमें एक्सेलरेशन पैदा नहीं होगा। उसका मैथमेटिकल प्रूफ अगर हम देखें, ए इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, ये एक्सेलरेशन की मैथमेटिकल फॉर्म है। अब आप एक बात याद रखें, अगर वेलोसिटी की वैल्यू कांस्टेंट हो, इफ v is equal to constant, then del v is equal to 0 because change in velocity is 0। ये आप याद रखें, अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू कांस्टेंट है तो उसमें चेंज 0 के बराबर होगा, उसमें चेंज, उसमें तब्दीली सिरे से आ ही नहीं रही, तो इसीलिए हम डेल्टा v is equal to 0 लेते हैं अगर v is equal to constant। इसके बरक्स बाज़ औक़ात हमें हमारे काम आएगा, अगर डेल्टा v is equal to 0 है तो v is equal to constant। अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी में तब्दीली नहीं आ रही तो उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। इफ डेल्टा v is equal to 0 then v is equal to constant। यहाँ पर जो केस है वो ये है, अगर v is equal to constant है, वेलोसिटी की वैल्यू कांस्टेंट है, तो डेल्टा v is equal to 0, उसमें तब्दीली नहीं आ रही, तो हम इस इक्वेशन में वैल्यू लगाने से a is equal to 0 डिवाइड बाय डेल्टा t which gives a is equal to 0, एक्सेलरेशन 0 के बराबर है। अगर वेलोसिटी की वैल्यू है लेकिन कांस्टेंट है तो तब भी एक्सेलरेशन पैदा नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5, a person standing on the roof of a building throws a ball downward with a velocity of 8 meters per second. What is the acceleration, magnitude of acceleration and direction of acceleration? अगर एक ऑब्जेक्ट छत पर खड़ा है और वो नीचे की तरफ एक बॉल फेंकता है, रबर बॉल है, तो उस बॉल में कितनी एक्सेलरेशन पैदा होगी, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा और उसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी। तो जाहिर बात है, मैंने आपको मोशन ड्यू टू ग्रेविटी में बताया था कि जब हम किसी चीज़ को रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं हवा में ऊपर से, तो ये ज़मीन उस पर डाउनवर्ड फोर्स लगाती है अपने सेंटर की तरफ, जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। उस फोर्स की वजह से उस बॉडी में एक्सेलरेशन पैदा होती है। तो जब छत पर खड़ा एक आदमी किसी बॉल को नीचे की तरफ फेंकता है तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स अमल करता है नीचे की तरफ, और उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उसमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पैदा होगी। अब अगर हम एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करें, अगर हम एयर रेजिस्टेंस को काउंट न करें, तो ये जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड होगी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। ये कंडीशन सारे आप याद रखें। सबसे पहला कंडीशन, अगर एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल हो न हो, और दूसरा कंडीशन नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। आने वाले चैप्टर नंबर 5 में ग्रेविटेशनल में हम इसकी डिटेल भी करेंगे कि क्यों हम ये कंडीशन लगा रहे हैं इसमें, इस पर कि एयर फ्री स्पेस भी हो और हाइट भी ना हो, नियर द सरफेस ऑफ अर्थ हो। ये हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर आप सिर्फ ये कंडीशन याद रखें कि अगर इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस हो और अगर नियर द सरफेस ऑफ अर्थ हो, तो फिर इस एक्सेलरेशन की वैल्यू, इसका मकदार, इसकी मैग्नीट्यूड 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होगी, और जाहिर है कि उसकी डायरेक्शन टुवर्ड द सरफेस ऑफ अर्थ है, इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है। सो व्हेन अ पर्सन थ्रोज अ बॉल डाउनवर्ड, acceleration is produced in the ball due to gravitational force. This acceleration is called gravitational acceleration. If we neglect air resistance, then its value is 9.8 meter per second square near the surface of earth and its direction is downward. हमें इस प्रॉब्लम में हमसे जो चीज़ मांगी गई है वो एक्सेलरेशन है, उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड उसका होगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, और डायरेक्शन उसका होगा downward. Now question number 6. Describe a situation in which speed of an object is constant while velocity is not. While velocity is not. एक ऐसा सिचुएशन बयान करें जिसमें किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड, उसका स्पीड कांस्टेंट हो, लेकिन उसकी वेलोसिटी एट द सेम टाइम वो कांस्टेंट ना हो। तो इसका आंसर ये है
कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन उस मोशन को कहते हैं अगर एक ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा हो और उसका स्पीड कांस्टेंट हो, तो इस किस्म के हरकत को फिर हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट रहता है लेकिन उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहती। अब क्यों? क्योंकि स्पीड तो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है और वेलोसिटी वेक्टर है, तो वेलोसिटी के डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वो कांस्टेंट नहीं रहती। अब देखें, अगर एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड के साथ सर्कुलर मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, उसका स्पीड तो यूनिफॉर्म रहता है, उसका स्पीड तो कांस्टेंट रहता है, लेकिन अगर हम उसकी वेलोसिटी को देखें तो यहाँ पर वेलोसिटी की डायरेक्शन इस जानिब है, लेकिन इस पॉइंट पर ये ऑब्जेक्ट अपनी जगह से उसने रोटेट किया, उसने अपनी सिमत को, अपनी डायरेक्शन को तब्दील किया, तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी, वेलोसिटी अब इस जानिब है। इस पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी इस जानिब है, इस पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी इस जानिब है। तो अगर हम देखें उसकी वेलोसिटी, वो अपनी डायरेक्शन को इंस्टेंटेनियसली हर इंस्टेंट पर तब्दील कर रही है। तो इस किस्म की हरकत में अगरचे मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी विच इज कॉल्ड स्पीड, ये बात आप जहन में रखें कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड स्पीड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहती है, लेकिन वेलोसिटी में तब्दीली उसकी डायरेक्शन की वजह से आ रही है, उस वेलोसिटी की डायरेक्शन हर इंस्टेंट पे चेंज हो रही है। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट रहता है लेकिन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहती। तो the situation in which the speed of the object is constant while the velocity is not is the uniform circular motion of the object. In uniform circular motion, the magnitude of velocity, that is speed, is constant, whereas the direction of velocity changes at any instant. So we say that the speed is constant while the velocity is not constant. That is the case of uniform circular motion. Question number 7. Can an object have northward velocity and southward acceleration? Explain. एक ऑब्जेक्ट में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अपोजिट हो सकती है, नॉर्थवर्ड, साउथवर्ड, ईस्टवर्ड, वेस्टवर्ड, ऐसा हो सकता है। तो इसका आंसर है यस, एन ऑब्जेक्ट कैन हैव नॉर्थवर्ड वेलोसिटी एंड साउथवर्ड एक्सेलरेशन। ऐसा मुमकिन है कि एक ऑब्जेक्ट में वेलोसिटी नॉर्थवर्ड हो और उसकी एक्सेलरेशन साउथवर्ड हो। फर्ज करें ये एक कार है, ये रोड पे मोशन कर रहा है और अपने मोशन के दौरान फर्ज करें इसका स्पीड, इसकी वेलोसिटी रिड्यूस हो रही है, ये आहिस्ता हो रहा है, इसकी वेलोसिटी कम हो रही है। तो जब इसकी वेलोसिटी कम हो रही है तो इसमें एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अगर किसी जिस्म की वेलोसिटी या बढ़ रही है या घट रही है तो उसमें एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है। तो इस ऑब्जेक्ट में भी ये भी एक्सेलरेट हो रहा है, इसमें भी एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है, लेकिन इसमें एक्सेलरेशन अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होगी। इसी वजह से हम ये एक्सेलरेशन नेगेटिव लेते हैं। अगर किसी जिस्म की वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज हो रही है तो उसमें जो एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है वो एक्सेलरेशन नेगेटिव है, इसको हम डिसेलरेशन या रिटार्डेशन कहते हैं। तो इस एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ये वेलोसिटी के डायरेक्शन के अपोजिट होगी, ये उसके मुखालिफ सिमत में होगी। इसका मतलब ये है कि अगर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है तो एक्सेलरेशन इसके अपोजिट सिमत है। फर्ज करें हम इसको नॉर्थवर्ड ले लें तो ये एक्सेलरेशन साउथवर्ड है, इसकी एक्सेलरेशन टुवर्ड द साउथ है। तो ये केस अपने पास आप याद रखें कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की सिमत एक दूसरे के मुखालिफ तब होगी, अपोजिट डायरेक्शन में तब होंगे जब कोई ऑब्जेक्ट इज रिड्यूसिंग इट्स वेलोसिटी, जब कोई ऑब्जेक्ट अपने वेलोसिटी को कम कर रहा हो, आहिस्ता आहिस्ता उसकी वेलोसिटी कम हो रही हो, तो इस केस में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की सिमत अपोजिट होगी। अगर एक ऑब्जेक्ट अपने वेलोसिटी को आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज कर रहा हो तब भी उसमें एक्सेलरेशन पैदा होता है, लेकिन उस केस में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की सिमत, उसका उनका डायरेक्शन सेम होता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट नॉर्थवर्ड वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है तो उसमें नॉर्थवर्ड एक्सेलरेशन भी पैदा हो रहा है, लेकिन अगर वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है तो फिर उस केस में
वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की सिमत अपोजिट होगी और इसी वजह से हम उस एक्सेलरेशन को फिर नेगेटिव लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, as a free falling object speeds up, what happened to its acceleration? Does it increase, decrease or stay the same? फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट जो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ गिर रहा हो उसको हम फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट कहते हैं। मैंने आपको उस टॉपिक में बताया था अगर एयर रेजिस्टेंस भी नेग्लेक्टेड हो तो फिर उस ऑब्जेक्ट को हम फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो वाज़ेह बात है कि फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट स्पीड अप होगा, उसकी वेलोसिटी, उसका स्पीड इंक्रीज होगा नीचे की तरफ आते हुए। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि उसके एक्सेलरेशन के मुताबिक आपका क्या ख्याल है, आया उसका एक्सेलरेशन इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा या स्टे द सेम उस जैसा ही रहेगा। तो मैंने आपको बताया था एक्सेलरेशन की डिफिनीशन में कि एक्सेलरेशन तब पैदा होती है जब किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी या इंक्रीज हो और या डिक्रीज हो। उसके अलावा फर्दरमोर अगर वो वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है या वेलोसिटी यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रही है तो फिर एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट रहता है। हम के देखते हैं अगर फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट उसमें एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर कर दिया जाए तो वो ऑब्जेक्ट अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ गिरता है विद यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग स्पीड, उसका स्पीड यूनिफॉर्मली इंक्रीज होता है। इसी वजह से उसमें जो एक्सेलरेशन पैदा होता है वो भी कांस्टेंट रहेगी और वो नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर है। तो व्हेन अ फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट स्पीड्स अप इट्स acceleration stay the same. Why? As we know that acceleration is produced whenever the speed of an object increases or decreases. Now in free fall motion, when an object is falling freely under the action of gravity with no air resistance, then its speed increasing uniformly. So due to increasing speed uniformly, acceleration is produced which is constant. This constant acceleration near the surface of Earth will be equal to 9.8 meter per second square. So the answer is the acceleration remain the same and this constant acceleration is g is equal to 9.8 meter per second square. Question number 9. A body is thrown upward with an initial speed of 5 meter per second. What will be its speed when it returns to the starting point? एक ऑब्जेक्ट को यहाँ से ग्राउंड से 5 मीटर पर सेकंड स्पीड के साथ ऊपर फेंका गया, तो जब ये ऊपर जाकर वापस आएगा तो इस पॉइंट पर दोबारा जब ये ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा तो वो किस स्पीड के साथ ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा? तो इसका आंसर कि जिस स्पीड के साथ हमने उस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका है उसको हम उसकी इनिशियल स्पीड कहते हैं। उसी स्पीड के साथ ये अपने उस इनिशियल पॉइंट को वंस अगेन स्ट्राइक करेगा। इसका आंसर यानी अगर इसको हमने 5 मीटर पर सेकंड स्पीड के साथ ऊपर की तरफ फेंका है तो जब ये दोबारा ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा तो 5 मीटर पर सेकंड स्पीड के साथ ही स्ट्राइक करेगा। क्यों? क्योंकि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो इसका स्पीड मैंने आपको कई प्रॉब्लम्स में बताया, तो इसका स्पीड यूनिफॉर्मली डिक्रीज होगा 5 मीटर पर सेकंड, फिर 4 3 2 1 0। इन हाईएस्ट पॉइंट पे उसका स्पीड 0 के बराबर हो जाएगा। ये फायरवॉयल वहां पर रुक जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा, फिर वहां से ये रिटर्न होगा, वापस आएगा अपने उस पॉइंट की तरफ, तो वापस आते हुए फिर उसका स्पीड इंक्रीज होगा। अगर एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल हो तो फिर यूनिफॉर्मली स्पीड डिक्रीज होगा और यूनिफॉर्मली ही ये उसी तरह इंक्रीज होगा। तो जिस स्पीड के साथ हमने इसे ऊपर की तरफ फेंका है उसी स्पीड के साथ ये अपने इनिशियल पॉइंट की तरफ आएगा। So the answer is a body which is thrown upward with a speed of 5 meter per second will return to the initial point with the same speed, that is 5 meter per second, because its speed is decreasing uniformly in upward direction, so its speed also increases uniformly in downward direction. So with which speed the body is thrown vertically upward will return to the same point, to the initial point with the same speed with which it is thrown upward. जिस स्पीड के साथ इसे ऊपर फेंका गया है उसी स्पीड के साथ ये अपने इनिशियल पॉइंट की तरफ दोबारा आएगा।